नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। हाथापाई, बोतल की बौछार और रात भर तकरार। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हुआ हंगामा। चौबीस फरवरी को नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी भाजपा। देश भर में होंगे कार्यक्रम। नोएडा के ओयो होटल में रेड, पुलिस को आपत्तिजनक हालत में मिले कपल। 7 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू, 4 हुए अरेस्ट। योगी सरकार ने 15 आईपीएस ऑफिसरों के किए ट्रांसफर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में अलग अलग अदालतों में 2 मामलों की सुनवाई होगी आज। यूपी में अब हुक्का बार खोलने का रास्ता हुआ बिल्कुल साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिए ये आदेश। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार से पूछताछ की है। गुरुवार को ये पूछताछ हुई है। अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की। जानकारी के अनुसार ईडी ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार के बयान दर्ज किए हैं। पूरे मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कुल 36 आरोपी के नाम शामिल हैं। आरोप है कि इस मामले में हजारों करोड़ रुपए के पैसे का लेन देन हुआ है। फिलहाल ईडी ने इस मामले में 2 मामले दर्ज किए हैं और कुल अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले से जुड़ी चार्जशीट में जांच एजेंसी ने बताया है कि आबकारी नीति में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है और इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया है। इससे पहले दिल्ली के एलजी ने 2021-22 की आबकारी नीति की जांच को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर को ये नीति लागू की थी। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया था। मामले में सीबीआई की टीम लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। हाल ही में उन्हें सीबीआई ने समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बजट की तैयारियों का हवाला देकर कुछ समय की मोहलत मांगी थी। अब मनीष सिसोदिया से रविवार को पूछताछ होगी। सीबीआई ने उन्हें रविवार को बुलाया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी पूछताछ में शामिल होने के लिए हामी भरी है। फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है। नेपोटिज्म का मुद्दा काफी बहस का विषय रहा। समय समय पर लोग इस मामले पर अपने विचार रखते आए हैं। कंगना रनावत इस इशू को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। अब इस मुद्दे पर साउथ के स्टार्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। हाल ही में टॉलीवुड अभिनेता राणा दग्गुबाती ने और नैनी ने भी इंडस्ट्री के भाई भतीजेवाद पर अपना रिएक्शन दिया है। दोनों स्टार निजाम बिद स्मिता नामक टॉक शो में नजर आए। इस बीच नैनी और दग्गुबाती ने नेपोटिज्म पर खुलकर बातचीत की। निजामुद्दीन स्मिता शो में नेपोटिज्म के बारे में राणा दग्गुबाती ने कहा है कि एक अभिनेता के बेटे को सफलता और पहचान के समान स्तर तक जीने की कोशिश करने, अपने माता पिता की विरासत को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उसे एक अच्छा रोल मॉडल बनने का भी प्रयास करना चाहिए। उसे उन लोगों के प्रति विनम्र और सम्मानित रहना चाहिए जो उससे पहले जा चुके हैं। शो में नैनी ने कहा कि जहां उनकी फिल्म को 1 लाख लोग देखते हैं, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहले दिन रामचरण की फिल्म देखेंगे।
उन्होंने ये भी कहा है कि भाई भतीजेवाद के लिए दर्शक जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे हमेशा नए टैलेंट को प्रोत्साहित करने की वजह अपने पसंदीदा अभिनेता के बच्चों को देखना पसंद करते हैं। नैनी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 2008 में की थी और तब से उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों में अभिनय का काम किया। वे अपने स्वाभाविक अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें नेचुरल एक्टिंग स्टार भी कहा जाता है। इसी हुनर के चलते वे फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। नैनी अभिनय में अपने अनूठी शैली के लिए जाने जाते हैं, जो भावनात्मक गहराई और हास्यपूर्ण समय का संयोजन है। कई तरह के किरदार निभाने के बाद नैनी का ईगा भाले भले मायावोडट जेलटमैन जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं को के लिए उन्हें जाना जाता है। उधर राणा दग्गुबाती की बात करें तो उनकी फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली 2 द कंक्लूजन में भल्ला देव के किरदार से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की उन्होंने। लोकप्रिय तेलुगु टेलीविजन गेम शो नंबर 1 यारी के निर्माण और मेजबान को परोपकारी कार्यों के लिए भी वो जाने जाते हैं। राणा दग्गुबाती ने 2010 में तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म लीडर के साथ अपनी अभिनय की शुरुआत की और बाद में दम मारो दम, विभाग, कृष्णम बंदे जगदगुरुदम जैसे मल्टी स्टारर फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाकर बॉलीवुड और तमिल सिनेमा में पहचान हासिल की। तिहाड़ जेल में भी रहकर ऐसे ऐश की जिंदगी जी रहे सुकेश गुरुवार को जेलर के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मंडोली जेल के जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह ने सीआरपीएफ की एक टीम के साथ महाठग सुकेश के सेल में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो सुकेश हक्का बक्का रह गया। जेलर दीपक शर्मा ने सुकेश की सेल से 1.5 लाख रुपए की गुच्ची ब्रांड की महंगी चप्पलें और 80,000 रुपए की 3 जींस बरामद की। इस दौरान सुकेश की आंखों में आंसू छलक आए। उनकी आंखों से सामने उनके जेल में ऐसे वाली जिंदगी दम घोट रही थी जो और बस यूं ही आंखों में आंसू लिए चुपचाप वो देखता रहा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गया है, जो कि बाद में पता चला। अचानक जैसे ही दोनों जेलर दीपक शर्मा और जयसिंह जेल में घुसे तो उन्हें देख सुकेश सन्न रह गया। फिर उसके सेल की तलाशी शुरू हो गई। जेलर के साथ सेल में अंदर आए सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान जेलर दीपक शर्मा से सुकेश कुछ कहता हुआ नजर आया। जांच के दौरान मेटल डिटेक्टर की आवाज भी आई। फिर उसके बिस्तर और दूसरे सामान की तलाशी में 1.5 लाख रुपए का ब्रांडेड गुच्ची की चप्पल और 80,000 रुपए की 3 महंगी जींस सुकेश के सेल से बरामद किए गए। इसके बाद जैसे ही सुकेश के सेल में ये रेड खत्म हुई और वो फूट फूट कर रोने लगा। बता दें कि सुकेश के इतने सारे कांड के बाद तिहाड़ प्रशासन ने खास तौर पर दबंग जेलर और निर्भया के हत्यारों को फांसी पर लटकाने वाले दीपक शर्मा और जयसिंह का ट्रांसफर मंडोली जेल में किया था, ताकि सुकेश कुछ हरकत ना कर पाए। सुकेश के ऊपर तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़कर रोक लगाने की भी मांग की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ, बनारस और असम में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज यानी कि बृहस्पतिवार दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर जाने नहीं दिया और फिर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सिंघवी ने कहा कि ये पूरा मामला दरअसल कंफ्यूजन का था कि असल नाम दामोदर दास या कुछ और है। मैं खुद टीवी पर बैठता हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा बयान नहीं देना था। इस पर असम सरकार की तरफ से पेश
एएसजी वैश्वर्या भाटी पेश ने कहा कि वीडियो देखिए, क्या बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। इसके बाद ही सीजेआई ने पवन खेड़ा का वीडियो देखा। बता दें कि पवन खेड़ा को गुरुवार को यहां आईजीआई हवाई अड्डे से असम पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। वो रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां असम पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा पर असम के 15 जिलों में 15 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसके मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतार दिया गया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनत ने सवाल किया कि किस आधार पर खेड़ा को नीचे उतारा गया है और देश में कानून का कोई राज है या नहीं। ये घटना इंडिगो की विमान संख्या 6E204 में हुई और विरोध में कांग्रेस के कई नेता विमान से नीचे उतर गए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत शानदार तरीके से की है, लेकिन टीम सिलेक्शन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सलामी वेटर केएल राहुल के खिलाफ चल रहे हवा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई करुण नायर को लेकर आईना दिखा रहा है तो कोई शुभमन गिल की फॉर्म बता रहा है। इतना ही नहीं, ये तूफान इतना बड़ा हो गया है कि भारत के दो पूर्व दिग्गज आपस में भिड़ चुके हैं। वेंकटेश्वर प्रसाद और आकाश चोपड़ा के बीच बहसबाजी जगह जाहिर हो चुकी है। मामला ये था कि वेंकटेश्वर ने केएल राहुल के फ्लॉप शो के बाद बेंच गर्म कर रखे खिलाड़ियों के आंकड़े गिनाना शुरू कर दिया था। साथ ही खड़े शब्दों में भी सिलेक्शन की आलोचना की गई थी, लेकिन उनके ये हरकत आकाश चोपड़ा को रास नहीं आई। फिर आकाश चोपड़ा ने इस बात का विरोध किया, या कह सकते हैं कि राहुल का समर्थन किया, जिसके बाद वेंकटेश्वर भी बहस में पीछे नहीं रहे। लेकिन फैंस को मजा तब आया जब वेंकटेश्वर ने आकाश को उनके पुराने ट्वीट से आईना दिखाना शुरू कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में को मद्देनजर भाजपा ने पंजाब में अभी से रणनीतिक तैयारियां करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा ने पंजाब के 13 संसदीय क्षेत्र में नशा मुक्ति यात्रा निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। यह यात्रा राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी और गृह मंत्री अमित शाह अगले माह ही अमृतसर का दौरा करने वाले हैं, जहां से इस रैली को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पार्टी की क्षेत्रीय बैठक के बाद पंजाब भाजपा के प्रभारी विजय रूपानी ने इस बात की पुष्टि की है। विजय रूपानी ने कहा है कि भाजपा पंजाब के लोगों के साथ लगातार संपर्क में है और मुद्दों को हल करने पर विचार कर रही है। पंजाब की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए रूपानी ने यह भी कहा है कि राज्य गंभीरता के शिखर पर है और पंजाब के लोगों को केवल भाजपा से ही उम्मीद है। जाहिर है कि पंजाब में नशे के खिलाफ जंग लड़कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सत्ता संभाल चुकी है, लेकिन अब भाजपा भी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे राज्य में भ्रमण करने जा रही है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए जावेद अख्तर की तारीफ करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा कि जो अंधभक्त नहीं कर पाए वो जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में घुसकर कर दिखाया। वो सच्चे देशभक्त हैं। साथ ही ये भी लिखा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद और देशद्रोह की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जो बीजेपी की पलकी नहीं उठाते हैं और जो उनका गुलाम बनने को तैयार नहीं है, वे सभी उनकी नजर में देशद्रोही हैं। जो मोदी वक्त नहीं है वो देश का नहीं, ऐसे भाजपा की सीधी सीधी राय है। शिवसेना ने सामने लिखा, मोदी और उनके तानाशाही पर हंटर चलाने वाला यदि कोई मुसलमान है तो पूछना ही मत, लेकिन ऐसे ही एक मुसलमान धर्म के खिलाफ कवि ने जो मोदी और उनके अंधभक्त नहीं कर पाए उसे पाकिस्तान में घुसकर दिखाया। दिल्ली और मुंबई में बैठकर पाकिस्तान को दम देना आसान है,
चुनाव के मौके पर सर्जिकल स्ट्राइक करके घुसकर मारेंगे की गर्जना होती रहती है, लेकिन दुश्मन की मांद में घुसकर हमारे देश के शत्रु हो सहन कैसे करेंगे? ऐसा मुंह पर बोलने वाला ही सच्चा देशभक्त होता है। इसके अलावा लिखा अख्तर ने देशभक्ति और हिम्मत की एक मिसाल देश के सामने रखी है। हमें छोड़कर और सब देशद्रोही की इस जहरीली प्रवृत्ति पर जावेद ने तमाचा जड़ दिया है। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान का बखेड़ा खड़ा करना, गोरक्षा के नाम पर बेकसूर मुसलमान युवकों को जलाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता मंत्री हम गोमांस खाते हैं ऐसा खुले आम बोलते रहते हैं। उन पर आंखें घुमाने की हिम्मत नहीं है। शिवसेना का नाम और धनुष और बाण का चिन्ह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली गुट को देने के चुनाव आयोग के एक फैसले की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने आलोचना की है। पवार ने इसके साथ ही कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग से इस तरह का निर्णय कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक संस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। पवार ने इसके साथ ही कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद शिवसेना की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दी जाएगी, लेकिन किसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और आयोग ने फैसला सुनाते हुए किसी और को शिवसेना और उसका चिन्ह आवंटित कर दिया। एआईएडीएमके पार्टी के नेतृत्व विवाद पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि बृहस्पतिवार को अपने फैसले से विराम लगा दिया। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले की पुष्टि की जिस अड्डपदी के पलानीस्वामी को एआईएडीएमके पार्टी के एकल नेता के रूप में बहाल किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ओ पन्नीरसेल्वम की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस अन्ना द्रमुक पार्टी के महासचिव बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस अंडर टेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया था जिसमें ई के पलानीस्वामी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील सी आरएम सुंदरम ने कहा था कि शीर्ष अदालत के मामले में सुनवाई करने तक एआईएडीएमके जनरल सेक्रेटरी का चुनाव नहीं होगा। ओ पन्नीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 2 सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने एआईएडीएम के नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को उलट दिया था, क्योंकि अदालत ने यह आदेश अंतरिम जनरल सेक्रेटरी के रूप में अड्डपदी पलानीस्वामी के चुनाव से बिल्कुल पहले दिया था। दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फसलों की पैदावार कम होने के कारण ब्रिटेन सब्जियों विशेष रूप से टमाटर की कमी का सामना कर रहा है। देश के सुपरमार्केट्स में सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने के कारण ब्रिटेन के 2 प्रमुख ग्रोसर्स को ग्राहकों की खरीदारी सीमित करने के लिए बाधित होना पड़ा। ब्रिटेन की तीसरी सबसे बड़ी ग्रोसरी कंपनी एस्डा ने कहा है कि उसने टमाटर, मिर्च, खीरा, लेट्यूस, सैलड बैग, ब्रोकली, फूलगोभी और रस भरी की खरीद के लिए एक अस्थायी 3 पैक की लिमिट रखा दी है। कंपनी के प्रवक्ता ने राइटर्स से कहा, अन्य सुपरमार्केट्स की तरह हम दक्षिणी स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में उगाए जाने वाले कुछ उत्पादों पर सोर्सिंग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ग्रोसरी कंपनी मैडिसन ने कहा कि
उसने भी टमाटर, खीरे, सलाद और मिर्च की खरीद पर प्रति ग्राहक 2 आइटम की लिमिट लगा दी है। सोशल मीडिया खाली फल और सब्जियों की अलमारियों की तस्वीरों से अटा पड़ा था, जिनमें टमाटर विशेष रूप से गायब थे। ब्रिटेन रिटेल कॉन्सोर्टियम यानी कि बीआरसी, जो मार्केट लीडर टेस्को और नंबर 2 सेन्सबरी सहित सभी प्रमुख सुपरमार्केट्स का प्रतिनिधित्व करता है, उसने कहा कि आपूर्ति का मुद्दा व्यापक स्तर पर पहुंच गया है। दक्षिण यूरोप और उत्तर अफ्रीका में खराब मौसम ने कई फसलों की कटाई को बाधित किया है, जिससे सब्जियों की आपूर्ति बाधित हुई है। ब्रिटेन ने कंबोडिया को पुराना ज्वेलरी कलेक्शन लौटा दिया है। करीब 700 साल पुराना ये ज्वेलरी कलेक्शन अंकोर वंश के शाही घराने का है। इस कलेक्शन में क्राउन ज्वेलरी के दर्जनों टुकड़े हैं, जिन्हें जनता ने कभी नहीं देखा, और इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद वे बिल्कुल हैरान रह गए। अब इसे ज्वेलरी को राष्ट्रीय म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। कंबोडियाई संस्कृति मंत्रालय ने इस बात की जानकारी साझा की। कंबोडियाई मंत्रालय ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश प्राचीन कलाकृतियों के व्यापारी डॉगलर के परिवार से 77 टुकड़े मिले हैं। लिचफोर्ड की साल 2020 में मौत हो गई थी। उस समय उन पर अमेरिका में आर्ट ट्रैफिकिंग का मुकदमा चला चला रहा था, और इसमें उनके परिवार ने चोरी किए गए कलेक्शन को कंबोडियाई को लौटाने का वादा किया था, और ऐसा ही उन्होंने किया। मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि शुक्रवार को संविधान और सावधानी से कंबोडिया पहुंचे गए इस कलेक्शन में मुकुट, हार, कंगन, बेल्ट, झुमके और ताबीज सहित अंकोरियन कॉल से पूर्व और अंकोरियन कॉल के सोने और अन्य कीमती धातु के टुकड़े भी शामिल हैं। वही कोहिनूर को लेकर भी फिर चर्चा तेज हो गई है। पिछले साल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ही ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़े तराशे गए हीरो में से एक कोहिनूर को भारत को लौटाने की मांग की जा रही है। जलवायु अनुकूल खेती कर किसान कम लागत में मोटी कमाई कर सकते हैं। मार्च अप्रैल के समय कौन से फसल के मुनाफे होगा, और क्या इस विधि से खेती करने पर कम लागत में अधिक मुनाफा होगा, इसकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र ने साझा की है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए पूर्णिया के कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ में संपर्क करने की भी हिदायत दी गई है। पूर्णिया कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ के कृषि वैज्ञानिक एवं फसल प्रबंधक डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा है कि पूर्णिया सीमांचल के लोग गर्मी के समय में यानी कि मार्च अप्रैल में सीमांचल के किसान ज्यादातर मूंग की खेती पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अभी नई तकनीक और नई खोज के सहारे किसान कई अलग अलग प्रकार के फसलें लगातार खेती कर सकते हैं। मूंग फसल के अलावा भी मोटी फसल मक्का, गेहूं, बाजरा, मूंगफली व अन्य फसलें भी जलवायु अनुकूल लगाकर मोटी कमाई कर सकते हैं किसान। ऐसा ही कृषि केंद्र जलालगढ़ के वैज्ञानिक भी इस फसल प्रबंधन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि अगर किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या हो या फसल संबंधित जलवायु अनुकूल संबंधित या फिर विशेष अन्य किसी भी जानकारी के लिए पूर्णिया कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ आकर सीधे कृषि संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं किसान। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।